जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेलवे क्रेश कोर्स 2026 के लिए लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 लेक्चर में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस किए हैं। इसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे टॉपिक को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। यदि साइंस में आप मैक्सिमम मार्क गेन करना चाहते हैं तो ये रेलवे क्रेश कोर्स 2026 का सीरीज आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिटेल में एनालिसिस किया जाता है। तो इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीटली जरूर वॉच करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम लोग साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, तो आपको यहाँ टाइम पर मैं यहाँ पर आपको गाइड भी करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है। ये आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन अपने आप आपको बन जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दूंगा फिर अपने आप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर H प्लस आयन अपचयित होते हैं। अपचयन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। H प्लस आयन क्या होता है? रिडक्शन होता है यहाँ पर कैथोड पर। अब कह रहा है जब हम NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो विलयन में कोई आयन मौजूद होते हैं। यहाँ पर विलयन में कई आयन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोड पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं संभावित होती है। पहला क्या है कि सोडियम आयन, यहाँ पर उसके बाद क्या है दूसरा? क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन। जब हम NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि कैथोड का एक ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड होता है। हम लोग जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर क्या होता है? नेगेटिव। तो वो क्या है? ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड होता है जो धनात्मक आयनों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। अब कैथोड पर अपचयन रिडक्शन होता है, जिसका अर्थ है आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। सोडियम यहाँ पर क्या करता है? कैथोड क्या करता है? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, जो क्या करता है? आयनों को अपनी ओर ग्रहण करता है। आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक। यहाँ पर क्या है? सोडियम आयन का अपचयन। जब सोडियम आयन का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन का मतलब हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो गया? ग्रहण। तो Na प्लस था एक आयन, इसका मतलब Na प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसी को दान दे दिया था। अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो ये क्या हो गया? Na प्लस से Na हो गया। उसी तरह यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन का अपचयन। इसका क्या मतलब हो गया कि 2H प्लस था यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इसका मतलब H2H प्लस से क्या हो गया? ये H2 बन गया। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन जो हम लोगों ने किए शुद्ध लवणीय विलयन से जो विद्युत अपघटन होता है। शुद्ध लवणीय विलयन का मतलब NaCl का हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर जब उसका विद्युत अपघटन होता है तो यहाँ पर कैथोड पर क्या क्या प्राप्त होता है? कैथोड पर याद रखना है कि यहाँ पर क्या क्या Na प्लस और 2H प्लस यहाँ पर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर NaCl Na जो है वो अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है? तो कौन सा आयन अपचयित हो जाएगा? यहाँ पर H प्लस आयन अपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H प्लस आयन। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, और जहां मादा प्रजनन भाग 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है, इसे क्या कहते हैं? आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक टॉपिक आपको पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन प्लांट टॉपिक से ये क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था, यहाँ भी मैं आपको फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सबसे पहला आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? पुमंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो यह पुष्प का क्या है? नर भाग है। यह कई लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? स्टेम्स कहते हैं। स्टेम्स का मतलब क्या हो गया? पुंकेसर कहते हैं हम लोग। अब प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक क्या होता है लंबा भाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, तथा एक अग्र भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ये इस टाइप का होता है, ये हो गया आपका परागकोश और ये हो गया लंबा वाला भाग क्या हो गया? फिलामेंट हो गया, यहाँ पर फिलामेंट तंतु जिसको हम लोग कहते हैं। अब परागकोश जो है इसी में क्या होता है? परागकण का विकास होता है। तो ये था हमारा क्या, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है उसमें जो नर भाग होता है उसका यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद मादा वाले भाग को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब मादा वाले भाग क्या होता है? जाइनोसियम। जाइनोसियम मतलब जायांग। यहाँ पर क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होता है। यह भाग क्या होता है? कार्पेल्स मतलब स्त्री केसर इकाई से मिलकर के बना होता है। क्या यहाँ पर जो मादा भाग होता है जायांग वो किससे बना होता है? स्त्री केसर इकाई से मिलकर के बना होता है। अब स्त्री केसर के क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं यहाँ पर। क्या सबसे नीचे फूले भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और तथा अग्र भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर 3 लेयर्स है। सबसे नीचे क्या हो गया आपको? यहाँ पर अंडाशय हो गया, फिर वर्तिका हो गया और सबसे ऊपर क्या हो गया? वर्तिकाग्र हो गया यहाँ पर। अब क्या है कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, परागन किसे कहते हैं? तो परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन 3 भाग होता है। मादा प्रजनन का वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से बना होता है, और इसे क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय जो होता है वो किसका भाग होता है? तो स्त्री केसर का भाग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्त्री केसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है यहाँ पर कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? ये आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको जब समझ में ना आए तो सीधा क्या करना है आपको कि रिएक्शन बना लेना है। क्या कह रहा है यहाँ पर? जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ। तो जल का यहाँ पर आयरन हम लोग अणु देखेंगे पहले, क्या है? H2O आयरन परमाणु यानी कि Fe3 के Fe के साथ मिलकर के क्या बना रहा है? Fe3O4 Fe3O4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा H2। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या कर रहा है यहाँ पर जल के कितने अणु। तो समीकरण को बैलेंस करेंगे तो हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर Fe3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3Fe। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने परमाणु होने चाहिए? 4 परमाणु होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए। अब हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु है? 8 परमाणु है, तो इधर भी कितने रहने चाहिए? यहाँ भी 8 रहने चाहिए। तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो जल के कितने यहाँ पर अणु है? जल के यहाँ पर 4 अणु है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया कि सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए लैंग्वेज वाले, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख लेने हैं कि रिएक्शन क्या कह रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इजिली वे में आप यहाँ पर क्वेश्चन बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कह रहा है कि रवि एक एक्वेरियम खरीदा है और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से साफ करना क्यों आवश्यक है? यहाँ पर आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी जेई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरआरबी जेईई या रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो लैंग्वेज टाइप के रहेंगे। यहाँ पर आपको लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जो एनसीईआरटी से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि जब कोई पौधा यहाँ पर जब कोई पौधा या जीव मर जाता है तो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया या फफूंद उन्हें विघटित डिकम्पोज करते हैं। जब कोई पौधा या जीव क्या होता है, मर जाता है, तो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया या फफूंद क्या करता है, उन्हें विघटित डिकम्पोज करते हैं। इस विघटन प्रक्रिया में क्या होता है, दुर्गंध उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। उसके बाद और पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब कोई यहाँ पर क्या होता है, पौधा या जीव मर जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, यहाँ पर और पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब जिससे जीवित मछलियां के लिए सांस लेना कठिन हो सकता है और वो बीमार हो सकती है। इसी कारण एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि एक्वेरियम की नियमित सफाई क्यों आवश्यक है, यहाँ पर क्या क्या कारण हो सकते हैं जो एक्वेरियम के लिए नियमित सफाई आवश्यक है। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि मृत मछलियां और पौधे एक्वेरियम की वातान प्रणाली को खराब कर सकते हैं। मृत मछलियां और पौधे एक्वेरियम की विद्युत आपूर्ति को खराब कर सकते हैं। मृत मछलियां और पौधे सूक्ष्मजीव द्वारा विघटित हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध आ जाती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि मृत मछलियां और पौधे क्या हो जाते हैं, सूक्ष्मजीव के द्वारा विघटित डिकम्पोज हो जाते हैं और उसमें क्या हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है। और क्या हो जाता है, उसमें जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे मछलियों को सांस लेने में कठिनाइयां होती है। तो ये हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। करें निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिज के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायक होता है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो होता है ट्रांसपिरेशन, ये क्या करता है कि पत्तियों यहाँ पर जड़ों से पत्तियों तक भोजन में क्या करता है, सहायक करता है। यहाँ पर जो है जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे क्या करता है, पत्तियों तक भेजने में सहायक करता है। कौन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, पत्तियों से जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर जल से जो होता है, क्या होता है, पत्तियों तक भोजन तथा जल में घुले हुए खनिज लवणों को क्या होता है, यहाँ पर ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। यहाँ पर है आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक, केवल मातृक डीएनए, केवल पैतृक डीएनए, मातृक एवं पैतृक दोनों डीएनए के समान रूप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक यहाँ पर जीव के गुण जीन द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक जीव का जो गुण होता है, कोई भी जीव यहाँ पर है तो उसका जो गुण होता है वो किसके द्वारा, जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जीन हमें माता और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। संतान को अपने आधे गुण माता से और आधे गुण किससे मिलते हैं, पिता से मिलते हैं। अर्थात किसी भी विशेष जैसे आंख का रंग, ऊंचाई, बालों का प्रकार आदि का निर्धारण मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए के योगदान से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि जो संतान पैदा होते हैं उसमें मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का यहाँ पर क्या होता है, समान योगदान होता है यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मातृक एवं पितृक दोनों डीएनए के समान रूप से यहाँ पर क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्या रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर भी उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बशर्ते उसका तापमान समान रहे, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो आरआरबी जेईई का यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। तो इससे पिछले कक्षा क्लास में मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जब करंट क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इससे पिछले कक्षा में मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया था। फिर से मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटे ना।
तो यहाँ पर क्या कर रहा है ओम्स लॉ कह रहा है यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं किया जाए उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें जो करंट प्रवाहित होता है वो किसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाता है V बाय आर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह आता है तो क्या हो जाता है यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, जो आर कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या है यहाँ पर, इसका यूनिट यहाँ पर ओम है। अब कह रहा है कि ओम के नियम क्या होता है, इसका जो लिमिटेशन है इसको भी याद रखना है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर क्या है कि रेडियो वाल्व, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं पर लागू नहीं होता है। ये ओम का नियम जो है किस पर लागू नहीं होता है, एग्जाम में पूछता है कि रेडियो वाल्व, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर पे क्या होता है ओम का नियम लागू नहीं होता है। अब दूसरा क्या पूछता है कि यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय ओम, वन इंटरनेशनल ओम कितने ओम के बराबर होता है, तो 1.00049 ओम के बराबर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है यदि कोई चालक ओम के नियम को फॉलो करता है तो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यदि कोई चालक जो है कंडक्टर ओम के नियम को यदि फॉलो करता है तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये था हमारा ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गए। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये याद रखना है आपको। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के लिए हम लोग समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। यहाँ पर जो होता है, जो यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए हम लोग समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग जो वस्तु दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, या फिर आवर्धन जो होता है, तो उसका साइन क्या होता है ये आपको याद रखना है। बार बार एग्जाम में रिपीट होता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, चिन्ह परिपाटी से। या फिर जब न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो वहां भी आपको चिन्ह परिपाटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि माइनस और प्लस में आप गलती ना करो यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं चिन्ह परिपाटी को। चिन्ह परिपाटी क्या कर रहा है कि जो वस्तु की दूरी होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु की दूरी होती है क्या, लेफ्ट साइड में होती है यहाँ पर। तो वो हमेशा चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव ही होगा। अब प्रतिबिंब दूरी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रतिबिंब क्या कहता है, यहाँ पर प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो क्या होता है, वास्तविक के लिए नेगेटिव होता है और काल्पनिक के लिए पॉजिटिव होता है। जब वो अवतल दर्पण में जब होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होगा। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें तो सिर्फ यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव होगा, तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी क्या हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर फोकस दूरी नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और यदि यहाँ पर आवर्धन की बात करें तो आवर्धन क्या हो जाता है, वास्तविक उल्टा के लिए नेगेटिव होता है और काल्पनिक के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और काल्पनिक की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है आवर्धन। तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, हाफ एम की जगह पर क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर 2 केजी, और v की जगह पर क्या दे दिया है, 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 जूल हो जाएगा। 25 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया। सर इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल है कि फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी
जो होता है स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, mgh हो जाता है। तो इस टाइप के फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, जिससे आप न्यूमेरिकल को क्या करो, इजिली वे में सॉल्व कर पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसके काम के लिए कौन कौन से सामान उपयुक्त है। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने अगेन आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आरआरबी जेई या आरआरबी एएलपी या आरआरबी टेक्नीशियन का जो भी एग्जाम होता है वो क्या करता है, एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी में क्या होता है वो कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जब आप टॉपिक को अच्छे से समझे रहोगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि रटने पर फोकस करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, पैकेजिंग शीट। तो यहाँ पर पैकेजिंग शीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। क्या होता है, जैव अनिर्णीकरणीय होता है। तो ये लंबे समय तक शर्तें गलती नहीं है, जिससे खाद नहीं बनेगा। दूसरा है फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, प्लास्टिक कचरा। फिर प्लास्टिक कचरा आ गया, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। फिर है फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, फटे सूती कपड़े। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। तो इससे वो खाद बना सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्या करा है, यदि किसी प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब यहाँ पर क्या हो, किसी वस्तु की बिंब यानी कि वस्तु जो है कहाँ पे स्थित हो, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इससे पिछले कक्षा में मैंने आपको क्या किया था, इसका कंप्लीट डिस्कशन किया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। इस क्लास में मैं फिर से आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है। और प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस एंड वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। जब वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी कहां पे बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। जब वक्रता केंद्र एंड फोकस के बीच में वस्तु स्थित हो तब कहां बनता है, फोकस एंड अनंत के बीच बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। और जब फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये था अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिबिंब को कहां रखा गया है, कि फोकस और ध्रुव के बीच में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर स्पंजी, अयस्कों की कठोरता, गालक और गैंग, इन सब के बारे में हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अयस्क क्या होता है और खनिज क्या होता है। अयस्क क्या, सबसे पहले खनिज क्या होता है कि भूप्रकृति पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। भूप्रकृति पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब सभी खनिज जो होता है वो अयस्क नहीं होता है। तो अयस्क किसको कहेंगे, कि अयस्क वो खनिज होता है
जिससे हम लोग क्या करते हैं, कम खर्च में और आसानी से क्या करें, यहाँ पर धातु की प्राप्ति कर सके। जब हम लोग निष्कर्षण करते हैं यहाँ पर, तो वो खनिज जिससे हम आसानी से धातु अपना प्राप्त कर सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो अयस्क क्या होता है कि सभी अयस्क यहाँ पर खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज यहाँ पर क्या होता है, अयस्क नहीं होता। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ पर मैंने डायग्राम बना करके यहाँ पर लिख दिया है, ताकि क्या हो, आपको रिमेंबर रहे कि सभी अयस्क जो होता है वो खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। तो सभी अयस्क क्या होता है, यहाँ पर खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। वही खनिज अयस्क होगा जिससे हम लोग कम खर्च में और आसानी से क्या करें, धातु प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर जो टर्म है उसको हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले है यहाँ पर गैंग। अब गैंग क्या होता है कि अयस्क के साथ, जब हम लोग अयस्क का निष्कर्षण करते हैं तो उसके साथ उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। जब हम लोग अयस्क का निष्कर्षण करते हैं तो वहां जो उपस्थित अशुद्धि रहता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गैंग का नाम देते हैं। दूसरा है यहाँ पर फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के अयस्क के अशुद्धि को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। जब अयस्क को हम लोग के जो अयस्क अशुद्धि रहता है, जिस दौरान हम लोग निष्कर्षण करते हैं, तो उस दौरान जो अयस्क का अशुद्धि बनता है, तो उसको हटाने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर फ्लक्स कहते हैं। अगला टर्म है हमारा स्लैग। स्लैग क्या होता है कि अयस्क के अशुद्धि के साथ फ्लक्स अभिक्रिया कर एक द्रवणशील हल्का पदार्थ बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो यहाँ पर गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है यहाँ पर, तो गैंग का। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है उसका उपयोग हम लोग किस चीज के लिए करते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की दिशा, धारावाही चालक की गति की दिशा, धारावाही चालक में धारा की दिशा, धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारावाही चालक में धारा की दिशा को प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इससे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन कर दिया था। अगेन मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, जब हम लोग अंगूठा, यहाँ पर तर्जनी और मध्यमा उंगली को हम लोग एक दूसरे के 90 डिग्री में रखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है कि अंगूठा यहाँ पर क्या करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करता है। किसको शो करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मूवमेंट के डायरेक्शन को शो करता है। और तर्जनी जो हमारा रहता है वो किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो हमारा जो ये मिडिल फिंगर है ये किसको शो करेगा, ये हमारा मध्यमा उंगली शो करेगा धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को या इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को। तो ये हमारा किसको शो करेगा, धारावाही चालक में धारा की दिशा को शो करेगा मध्यमा उंगली। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। इसी तरीके से मैंने आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को भी एक्सप्लेन किया था कि लेफ्ट हैंड का रूल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या, क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल या गर्म के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से धातु जो होते हैं वो गर्म जल के साथ और कौन कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ धातुएं ठंडे पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये क्या है, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। बट क्या होता है कि कुछ धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन गर्म पानी या भाप के साथ क्या होता है, धीरे धीरे अभिक्रिया कर सकते हैं। ये क्या है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये क्या है, गर्म पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसमें यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर, ये क्या करता है, यहाँ पर गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाप हो जाए, यहाँ पर
एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या करता है, ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उससे क्या बनता है। तो ये पिछले क्लास में भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था, क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। यहाँ पर जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, लवण और जल का। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना है आप लोगों को कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझते हैं, पीएच स्केल। ये क्या होता है कि इसकी मदद से हम यहाँ क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की प्रबलता की पहचान करते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल में क्या होता है, यहाँ उदासीन होता है 7 पे, जो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है यहाँ पर। अब 7 से जैसे हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी अम्लता बढ़ती जाएगी, और 7 से जैसे ही हम लोग यहाँ पर 14 की ओर बढ़ेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो ये था पीएच स्केल, जिसको आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष युक्तियों द्वारा पताई लगाई जाती है, और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं। जैसे कौन कौन से ये है हमारे इंद्रिय अंग, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा इंद्रियां है, जो क्या करता है, यहाँ पर पर्यावरण के सभी जानकारियां जो होता है क्या करता है, इसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे आंतरिक कण है, तो आंतरिक कण का मतलब क्या हो गया, जो कान हम लोग जिससे क्या करते हैं, सुनते हैं। नासिक हो गया, जिससे हम लोगों को क्या होता है, यहाँ पर सूंघने का काम करते हैं। और जीभ हो गया, जिससे हमें क्या होता है, स्वाद का अनुभव होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंतरिक कण, नासिका और जीभ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यहाँ पर एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम आवेश 50 सेकंड की अवधि तक के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा क्या होगी। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ अगेन क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर प्रवाहित धारा आई का वैल्यू क्या होगा। तो आई बराबर हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, यहाँ पर क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। यहाँ पर चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज यहाँ पर कितना दे दिया है, 100 कूलम दे दिया है, और यहाँ पर टाइम कितना दे दिया है, 50 सेकंड दे दिया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको क्या हो, फॉर्मूला याद हो। तो फिजिक्स का सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, चाहे वो किसी चैप्टर से हो, लाइट से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, किसी भी चैप्टर से हो, तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए फिजिक्स के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, पार्टियों और रेस्टोरेंट में थर्मोकोल डिस्पोजल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर, आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन मैंने पहले भी बताया आपको कि आजकल जो रेलवे ट्रेन चल रहा है वो क्या करता है कि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। तो एनसीईआरटी से वो सीधा क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको उठाते हैं और यहाँ एग्जाम में पूछते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि रटा रटाया हुआ है, आप गए अटेम्प्ट कर दिए चले आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और वह क्वेश्चन आपका सही होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि पार्टियों और रेस्टोरेंट में थर्मोकोल डिस्पोजल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर हम अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं, नहीं, हम गैर जीव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये हमारा
करेक्ट आंसर है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि डिस्पोजल का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, इसका मैंने आपको पिछले क्लास में क्या किया था, कंप्लीट डिस्कशन कर दिया था। यहाँ फिर अगेन मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और स्टेटमेंट वाले खासकर जो क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं एग्जाम में और साइंस में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कि यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण क्या होता है, वे पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस आदि द्वारा क्या होता है, आसानी से सरगल कर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कागज, लकड़ी, पत्तियां, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होता है, वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते गलते या बहुत लंबा समय लेते हैं। तो ये क्या हो गया, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आशा करता हूं कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर गोलीय दर्पण का मतलब क्या हो गया, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुख्य फोकस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पहला कह रहा है कि यह सदैव मुख्य अक्ष पर उपस्थित होता है, तो ये सही है आंसर हमारा, क्या होता है, मुख्य अक्ष पर उपस्थित होता है। दूसरा है परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है कि जब परावर्तन के बाद जो मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर से गुजर जाती है। तीसरा है मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए तो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर दिया था कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखने पर कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। जैसे अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, यहाँ पर फोकस से बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती हैं, तो सभी आपतित किरणें नहीं मिलती है फोकस पे, वही आपतित किरणें यहाँ पर मिलती है जो क्या होगा, दर्पण के समांतर आएगा, यहाँ पर अनंत से आएगा तो वो क्या होगा, यहाँ पर मुख्य फोकस से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, केवल यहाँ ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 क्या है, गलत है, बाकी 1 और 2 क्या है यहाँ पर सही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पानी का उबलना, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना, लोहे की कील का टूटना, अगरबत्ती का जलना। तो इसमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो क्या दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में सामान्य रूप से वितरित होना। ये दर्शाता है कि पदार्थ जो कण होता है, जिससे पदार्थ बना हुआ होता है, उसके बीच क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और पदार्थ जो कणों से मिलकर बना होता है उसके बीच क्या होता है, एक बल लगता है जिसके हम लोग क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, संयोजन अभिक्रिया के रूप में दर्शाया गया। आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी संयोजन, वियोजन, यहाँ पर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन दे दिया था। यहाँ पर क्या करें, संयोजन अभिक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, A प्लस बी मिलकर के जब AB का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर क्या होता है, ABE जब A और B में टूटता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ABC AB प्लस C में टूटता है तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं
वियोजन अभिक्रिया याद रखते हैं आपको। यहां पर क्या है, ए बी प्लस सी क्या बन गया, यहां पर सी बी प्लस ए, तो ये क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन में कौन सा, एकल विस्थापन। यहां पर याद रखते हैं क्या हो गया, एकल विस्थापन। ये हो गया हमारा एकल विस्थापन। दूसरा है हमारा यहाँ पर एडी प्लस सी डी, क्या बन गया, एडी प्लस सी डी, तो इसमें दो एलिमेंट विस्थापित हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। ये द्विविस्थापन। इस टाइप का एग्जांपल मैंने आपको पिछले कक्षा में समझाया था यहाँ पर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए बी प्लस सी, ये मिलकर के क्या हो गया, एबीसी बन गया, तो ये क्या हो गया हमारा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हो गया हमारा यहाँ पर, ए बी प्लस सी, एबीसी बन गया, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, संयोजन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23। 23 क्या कह रहा है, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है। तो किसी तत्व का वह, तत्व का मतलब यहाँ पर पदार्थ से हो गया कि किसी तत्व पदार्थ का वह छोटा कण क्या होता है जो अपने गुणों को बनाए रखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अणु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तत्व का मतलब ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स की बात कर रहा है, यहाँ पर तत्व का मतलब पदार्थ की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा कण कौन सा हो जाएगा, पदार्थ का, अणु कहलाता है हमारा। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, तो यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम लोग किसको, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कर रहा है यहाँ पर, कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है और चालक के बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी। आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप के, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर जेईई में तो और भी यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। यहाँ पर मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो अंगूठा है हमारा, ये करंट के डायरेक्शन को शो करता है, तो बाकी के 4 जो उंगली है हमारे, ये किसको शो करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करता है। यदि हमारा अंगूठा करंट के डायरेक्शन को शो करता है, धारा के दिशा को शो करता है, तो बाकी के 4 उंगली हमारे किसको शो करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करता है। तो ये था मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, कागज के तल में यहाँ पर जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ पर धारा क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो धारा को हम लोग किससे, अंगूठा से शो करेंगे। अब चालक के बाईं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, तो यहाँ पर चालक के जो बाईं ओर रहेंगे, तो बाईं ओर क्या हो गया, इस साइड हो गया बाईं ओर। तो अब क्या करा कि बाईं ओर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा धारा की दिशा में कागज के तल पर अविलंबवत बाहर की ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही, यहाँ पर कागज के तल पर अविलंबवत बाहर की ओर। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, मैंने क्या किया, यहाँ पर अंगूठा को यहाँ पर क्या किया, धारा की दिशा में शो कर रहा हूँ, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर। उसके बाद क्या करे क्वेश्चन, चालक के बाईं और चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये जो बाईं ओर है ये किधर शो कर रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर शो कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, कागज के तल पर अविलंबवत बाहर की ओर। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, आधात्मिक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है। यहाँ पर टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आधात्मिक तत्व जो होता है ब्रोमीन, उसका भौतिक अवस्था कैसा होता है, गैसीय, ठोस, द्रव, प्लाज्मा। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखने हैं, क्या है कि सामान्य ताप एवं दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। यहाँ पर क्या है कि ब्रोमीन और मरकरी, यहाँ पर सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, ब्रोमीन और मरकरी। ब्रोमीन और मरकरी क्या है, यहाँ पर सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को यहाँ पर मॉडिफाई कर दे और पूछ दे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैलियम और सीजियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैलियम और सीजियम ऐसा एलिमेंट है जो क्या हो जाता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाए जाते हैं और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाए जाते हैं। तो सामान्य ताप पर कौन पाए जाते हैं, ब्रोमीन और मरकरी, और यहाँ पर कमरे के ताप पर गैलियम एवं सीजियम। तो हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधात्मिक तत्व यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अवस्था में
पाए जाते हैं। तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 क्या करा है, जाइलम का कार्य क्या है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाइलम का कार्य क्या है। इसके लिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था इससे पहले, क्या कि यहाँ पर पादप उत्तक के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन दिया था। यहाँ पर क्या कि पादप उत्तक कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर। उसके बाद जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया था कि वो किस उत्तक के टाइप है और उसका क्या काम है। यहाँ पर मैंने फिर आपको यहाँ पर स्लाइड डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। यहाँ पर पादप उत्तक है, पादप उत्तक दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, विभज्योतकीय उत्तक, दूसरा क्या है, अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर अस्थायी उत्तक भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन, साधारण अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। फिर साधारण अस्थायी उत्तक कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं। कोलेनकाइमा क्या करते हैं, पौधे के तना में प्रत्यास्थता, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लचीलापन। तो ये क्या करते हैं, तना में लचीलापन प्रदान करते हैं, कौन, कोलेनकाइमा। फिर स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि मजबूती प्रदान करता है, कौन, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये था हमारा अस्थायी उत्तक का, साधारण अस्थायी उत्तक। फिर अस्थायी उत्तक का एक और टाइप होता है, कौन, जटिल अस्थायी उत्तक। तो यहाँ पर जटिल अस्थायी उत्तक भी दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, जाइलम पूछा है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जाइलम और फ्लोएम किसका टाइप है, यहाँ पर जटिल अस्थायी उत्तक का टाइप है। तो अब जाइलम क्या करता है, जल तथा खनिज लवणों का क्या करता है, पौधों में परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पर भोजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग समझते हैं। जाइलम क्या करता है, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पर भोजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के साथ साथ पूरे पादप उत्तक को समझ लिया कि कौन कितने टाइप के पादप उत्तक होते हैं और किस पादप उत्तक का कौन सा कार्य है यहाँ पर। तो हम लोगों ने देख लिया जाइलम का क्या कार्य है, यहाँ पर जल तथा खनिज लवणों का संवहन करना जाइलम का कार्य है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय क्यों बना हुआ है। आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ओजोन परत के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ओजोन परत क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे कि मनुष्यों के लिए ये चिंता का विषय क्यों है। तो ओजोन परत क्या होता है, ये एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो हमें क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली यहाँ पर पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, बचाता है। और ये कहाँ स्थित होता है, ये समताप मंडल में स्थित होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत की क्षमता, ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत का क्षमता का मतलब क्या हो गया, ओजोन परत का पतला होना का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी जो होता है, उसी के वजह से यहाँ पर क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीएफसी कहते हैं। उसकी वजह से ओजोन परत क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। अब सीएफसी में ऐसा क्या होता है जो क्या करता है, ओजोन परत को यहाँ पर क्या करता है, पतला करते जा रहा है। उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित एक प्राकृतिक परत है। यह ओजोन गैस O3 से बनी हुई है। उसके बाद क्या है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना है। जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है वो क्या करती है, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सीएफसी से क्लोरीन परमाणु मुक्त होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आखिर सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ओजोन परत पतला हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर सीएफसी से क्लोरीन परमाणु क्या हो जाता है, मुक्त होता है, जो ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये भी कई बार एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं कि एक क्लोरीन में इतनी पावर होती है कि वो क्या करता है कि 1000 ओजोन यहाँ पर क्या करता है, ओजोन अणुओं को नष्ट करने का क्षमता रखता है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होता है, क्लोरीन यहाँ पर क्या करता है, ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके उन्हें नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओजोन का लेयर जो है वो धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओजोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय क्यों है। तो यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, यह मृदा की उर्वरता बढ़ाता है, यह हमें हानिकारक विकिरणों से संरक्षा करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें हानिकारक विकिरणों से क्या करता है, संरक्षण करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29।
29 क्या कह रहा है यहाँ पर कि कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, जब कूलर का हम लोग डिस्पोजल कप की जगह यूज करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि विचार करने के लिए जब कूलर के बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगे तब इससे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है कि सीवेज लाइन को अवरुद्ध करना, दूसरा है पर्यावरण में बड़े अवशेष एकत्र करना, तीसरा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर डिस्पोजल कप की जगह कूलर मिट्टी का ज्यादा उपयोग करेंगे, बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपरी लेयर जो रहेगा उपजाऊ मिट्टी की वो हम लोग धीरे धीरे खोते चले जाएंगे, जिससे हमारा उपजाऊ जो होगा वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे शरीर में जो हानिकारक क्या होता है, चयापचय होता है, अपशिष्टों को यहाँ किस प्रक्रिया द्वारा बाहर किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर उत्सर्जन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। यहाँ पर उत्सर्जन होता है कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन के कौन कौन से अंग है और वो किस किस पदार्थ को बाहर निकालता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला है वृक्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर किडनी कहते हैं। तो किडनी क्या करता है, यूरिया, यूरिक अम्ल या अतिरिक्त जल लवण को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। कौन, किडनी। दूसरा है त्वचा। त्वचा क्या करता है, त्वचा से पसीना बाहर निकलता है, इसमें जल और लवण की मात्रा होती है, तो त्वचा क्या करता है, पसीना को बाहर निकालता है। तीसरा है फेफड़े, ये क्या करते हैं, CO2 और जलवाष्प को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। चौथा है हमारा यकृत। यकृत क्या करता है, विषैले पदार्थ जैसे पीत वर्णक को क्या करता है, बाहर निकालता है। पांचवा है बड़ी आंत, ये क्या करता है, मल, अपचित भोजन को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो ये था हमारा उत्सर्जीय अंग और उससे बाहर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। तो यहाँ पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किए, जो साइंस के वो क्वेश्चन थे जो रिसेंटली अभी 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जेई का एग्जाम हुआ है। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को भी देखे, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। तो इस सीरीज को आप लोग जरूर से फॉलो करें। यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है, जिससे आप साइंस में मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। यहाँ पर इस लेक्चर का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल कॉमरेड दीपक एकेडमी पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप बार बार रिवीजन कर पाओ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। तो साइंस में यदि आपको मैक्सिमम स्कोर गेन करना है तो इस सीरीज को आप जरूर से फॉलो करें और साथ ही साथ इस क्लास को रिवीजन जरूर करें आप यहाँ पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।